नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। 28 अप्रैल को एक मैंने अंक प्रसारित किया था जिसमें अरेसा कनक्लेव 2025 का जिक्र किया था। मैंने कहा था कि ये ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन जो लोग वहाँ पे गए थे उन लोगों ने जो कुछ कहा था अपनी अपनी पोस्ट में, अपने अपने ऑडियो वीडियो में, उसके आधार पर है। लेकिन अभी जो है अरेसा की तरफ से वो जो कनक्लेव हुआ था उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग आ गए हैं और वैसे तो ये सब जगह उपलब्ध होंगे, लेकिन मानना मेरा ये है कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो वो पत्र पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। कई लोगों ने पूछा है इसका मतलब क्या है, तो सीधा सा मतलब ये है कि वो लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं। लेकिन हमारी जो परंपरा है कि हम लोग अधिकांश पत्र अंग्रेजी में ही छापते हैं। कुछ लोग उनको समझते हैं लेकिन अधिकांश लोग नहीं समझते हैं। दूसरा एक और फैक्टर देखा जाता है कि ये पत्र जो आम ईएसएम है, नीचे तबके का ईएसएम है, उस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हालांकि ये जिम्मेदारी स्टेक होल्डर्स की होती है कि वो ऐसी व्यवस्था करें कि वो पत्र सबसे निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है या उसका ईएसएम है, कार्यकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं लेकिन ईएसएम तक पहुंचना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हम लोगों को करनी होगी। तो मैं अपने इस अंक के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि उस कनक्लेव का सार क्या था। कुछ बहुत अच्छी बातें हुई हैं और उसमें कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं जो किसी किसी को कष्टदायी भी हो जाएंगी। लेकिन अब डीजीआर का अपना निर्णय है, अपना फैसला है, उनकी अपनी सोच होगी, उसके अनुसार उन्होंने किया होगा। चलिए हम शुरू से ही उनका पत्र आया हुआ है, सोशल मीडिया पे सब जगह वायरल हो रहा है, तो उसको हम क्रमवार उसके बारे में जानते हैं क्या है उसमें। इसमें जो अरेसा की कमेटी है उसमें जिन लोगों के नाम हैं वो हैं हमारे डीजीआर साहब जो चेयरमैन हैं, एडीजी साहब जो हैं वो वाइस चेयरमैन हैं, और उसके बाद में आईजीआर दोनों साउथ और नॉर्थ के, ब्रिगेडियर पर्स, कर्नल रिकार्ड, कमांडेंट क्यू, ओसी आराशु, डायरेक्टर अरेसा, ब्रिगेडियर मेडिकल, कर्नल मेडिकल, डायरेक्टर आर्गिश और प्रेसिडेंट जो पूरी इंडिया में हैं, नेपाल में भी हैं, अरेसा सेंटर्स के, वो लोग इस कमेटी में हैं। मेरा सुझाव ये है कि ये चूँकि एक सर्विसमैन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए संगठन है, इसमें और अधिक भागीदारी एक सर्विसमैन की होनी चाहिए। हमारे बीच में कई कमांडेंट्स रैंक के अधिकारी हैं, 2IC रैंक के अधिकारी हैं, अच्छी उनकी भी पकड़ है हर चीज़ में, तो उनको भी रखा जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जो एक सर्विसमैन की समस्याएं हैं वो इन तक हमेशा आती रहती हैं। बाकी जो लोग हैं वो 2 साल 3 साल के लिए आते हैं, उसके बाद में फिर चले जाते हैं, तो वो पूरी तारतम्यता, जो पूरा फ्लो है, वो नहीं बन पाता है। तो ऐसी व्यवस्था हो कि अधिक से अधिक जो हमारे रिटायर्ड AR अफसर्स हैं उनको भी रखा जाए, GCOs को रखा जाए, तो ये ऐसी व्यवस्था होगी तो ठीक रहेगा। मुख्य बातें जो हुई वहाँ पर वो ये थी, आईजीआर साउथ की तरफ से था कि मणिपुर के जो हालात हैं उसके लिए हमारे जो
असम राइफल्स के ईएसएम हैं, उन्होंने वहाँ सद्भाव बना रहे, आपस में सबसे के साथ भाईचारा बना रहे, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जो सर्विस एयर पर्सनल हैं वो भी जब ड्यूटी से छुट्टी में जाते हैं और छुट्टी में जाते समय वो भी इसमें काफ़ी मदद करते हैं। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। IGR नॉर्थ की तरफ से था कि हमारे जो ARESM हैं उनके लिए वार्ब MHA की ओर से रिसेटलमेंट की कुछ ऐसी योजनाएं हों जिससे हमारे ARESM को लाभ हो सके, और इस विषय में उनको भी लगे कि हम भी अपना रिटायरमेंट के बाद में अच्छा जीवन जी रहे हैं। अगला फैसला ये हुआ है कि जो हमारे ARESM हैं उनकी और वीर नारियों की और विडोज़ की जो इनके लिए योजनाएं हैं उनके लिए इनका एक डाटाबेस तैयार किया जाए, और इस विषय पर हेडक्वार्टर DGR, IGR, सेक्टर्स और यूनिट लेवल पर पूरा जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, वीर नारी हैं, विडोज़ हैं, उनका एक डाटाबेस तैयार होना चाहिए। अरेसा के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो सेंटर्स हैं, उनमें अभी तक ऐसा होता था कि अगर एक बार कोई अरेसा का अध्यक्ष और सेक्रेटरी बन गया तो वो फिर आजीवन, कई बार तो ऐसा है कि बहुत बुजुर्ग हो जाते थे तब भी वो बने रहते थे और दूसरे को चार्ज नहीं मिलता था। लेकिन अब जो है वहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि एक समय निश्चित होगा, 2 साल 3 साल, और उसमें वहाँ से 4 लोगों के नाम आएंगे। 4 लोगों के नाम जो दिए जाएंगे DG हेडक्वार्टर को, और DG हेडक्वार्टर्स उस पर विचार करेगा, उनमें से छांटेगा कि कौन व्यक्ति कहाँ के लिए उपयुक्त रहेगा। तो ये एक वैसी व्यवस्था होगी, पारदर्शी होगी, एक बार बन गया हमेशा के लिए नहीं, सबको मौका मिलेगा और सबका उपयोग होगा। सभी अरेसा सेंटर्स जितने भी हैं वहाँ पर मौलिक सुविधाएं होंगी, वहाँ पर बैठने के लिए चेयर होंगी और फर्नीचर होगा, और भी जो भी जितनी ज़रूरतें हैं, कंप्यूटर वगैरह या और जो भी वहाँ के हिसाब से जो देखा जाएगा किस सेंटर में कितनी आवश्यकता है, उसके हिसाब से ये सब सुविधाएं धीरे धीरे DGR स्तर से कराई जाएंगी। सभी अरेसा सेक्टर्स ये पूरा जो ESM की वीर नारियों की समस्याएं हैं उनको जल्दी से जल्दी DG हेडक्वार्टर तक पहुंचाएंगे ताकि उनके समाधान के लिए कार्य हो सके। अरेसा शिलोंग जो हेडक्वार्टर है अरेसा का, वहाँ पर एक सेल बनाया जाएगा, वेटरन सेल, और वेटरन सेल में 4 अधिकारी, 6 क्लर्क और नियुक्त किए जाएंगे ताकि जो आने वाले करस्पॉन्डेंसेज हैं ESM के, उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जा सके। अरेसा डायरेक्टर हर महीने अरेसा सेंटर्स के जो अध्यक्ष हैं पूरे देश में और नेपाल में, इनसे हर महीने वर्चुअल मीटिंग करेंगे, और हर तीसरे महीने ये वर्चुअल मीटिंग ADG जो होंगे DGR हेडक्वार्टर में, उनके साथ भी कराई जाएगी ताकि जो समस्याएं हैं उनको ठीक स्तर तक, सबकी समस्याओं को वहां तक पहुंचाया जा सके। एक ऐसी टीम बनाई जाएगी जिसमें मेडिकल के, रिकॉर्ड के और अरेसा के लोग होंगे, और अरेसा सेंटर्स जो पूरे देश में हैं, नेपाल में हैं, यहाँ जाकर के जो समस्याएं हैं जो अभी तक DGAR के पास तक नहीं पहुंच पाई हैं, दूर दराज इलाके हैं, वो लोग नहीं पहुंच पाए, अपनी बात नहीं रख पाए, इसके लिए वो जाएंगे, उनका पूरा डाटा तैयार करेंगे और DGR में ला करके उस पर उनकी जो है समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अभी उत्तराखंड में एक टीम पहुंची भी है जो वहाँ पर ऐसा सेंटर्स में जा करके लोगों से मुलाकात कर रही है, लोग अपनी समस्याएं दे रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला इसमें लिया गया
सेना के जितने भी जिला सैनिक बोर्ड हैं उनसे संपर्क किया जाएगा और आग्रह किया जाएगा कि जहां पर अरेसा के सेंटर ना, वहां बहुत जरूरी है, क्योंकि अरेसा के सेंटर सब जगह नहीं है। पूरे देश और नेपाल में लगा करके मुश्किल से 35 के आसपास होंगे, या ये संख्या कुछ आगे पीछे भी हो सकती है। तो ये सेंटर्स पूरी समस्याएं सुनने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो ऐसा एक विचार किया गया है कि जितने भी जिला सैनिक बोर्ड हैं उनसे संपर्क किया जाएगा, उनकी समस्याएं ले करके और वो डीजीआर को देंगे। तो इससे क्या होगा कि अपने जिले में ही लोगों की समस्याओं के बारे में उनको देने में उनको सहूलियत रहेगी, और जब वहां से समस्या कोई जाएगी तो उसका बाकायदा रिकॉर्ड होगा और उसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अरेसा कन्क्लेव हर साल होगा और उसमें जितने भी अरेसा सेंटर्स हैं उनके 3 सेंटरों को जो अच्छा काम कर रहे होंगे उनको सम्मान दिया जाएगा, जिससे बाकी सेंटर्स भी अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। ये बहुत अच्छा कदम है। इससे क्या होगा कि लोगों में कंपटीशन होगा और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए, अपने सेंटर्स को टाइम पर खोलने के लिए वो प्रोत्साहित होंगे और एक अच्छा संदेश जाएगा उनके बीच में। ये बहुत अच्छी बातें थीं, लेकिन इनके बीच में ही 2 ऐसी बातें हुई हैं जिससे हमारे एक सर्विसमैन को निराशा लगे, मतलब हाथ लगेगी। पहली तो ये है कि एजुकेशनल ग्रांट जो मिलती है एक सर्विसमैन के बच्चे को, एक को ही मिलती है, और वो भी 11, 12 और हायर एजुकेशन के लिए अब नहीं मिलेगी। वो अप्रैल 25 से इसको बंद कर दिया जाएगा। तो अब जो है ये नहीं मिलेगी। इससे कुछ लोगों को निराशा होगी, क्योंकि वो अपने बच्चों का वहाँ भरते थे, हॉस्टल सब्सिडी भी मिलती थी, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। इससे बहुत लोगों को निराशा भी हाथ लगेगी। और दूसरी खबर यह है कि जो लोग अभी तक ECHS CGHS कार्ड से कवर नहीं हैं, वे लोग अपना इलाज करा लेते थे और वो पैसा रीइंबर्समेंट के लिए DGR को भेजते थे। अधिकतम 90,000 तक की उनकी प्रतिपूर्ति हो जाती थी। लेकिन अब DGR ने फैसला किया है कि ये प्रतिपूर्ति पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। अब ये नहीं मिलेगा। अब इससे होगा क्या कि ECHS CGHS की सुविधाएं अभी भी हमारे देश में कई ऐसी जगहें हैं, वो नेपाल में भी हैं, भारत में भी हैं, खासकर उत्तरांचल में, नेपाल के सुदूर इलाकों में। तो यहाँ पर लोग क्या करते थे कि अपना इलाज कहीं करा लेते थे और कराने के बाद में वो अपना रिम्बर्समेंट करा लेते थे। लेकिन अब जो है उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। और ECHS CGHS आपको बता दूं कि सब जगह है नहीं। CGHS पूरे देश में 40-50 जगह है, ECHS 500-600 जगह है। तो अब कई जगह ऐसी हैं जहां पर एक सर्विसमैन रहते हैं 100-100, 150-150 किलोमीटर दूर रहते हैं और वहां तक ये दोनों ही सुविधाएं नहीं हैं। तो ऐसे में उनके लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और जो ECHS CGHS में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, उनका मुख्य कारण तो ये है, वो सोचते हैं कि 1,000 रुपये हमारी हर महीने की तनख्वाह कम हो जाएगी और 30,000 रुपये एक मुश्त सिपाही के लिए, 67,000 एक GCU साहबान के लिए देना पड़ेगा। अफसर्स का 1,20,000 है, वो तो खैर नहीं उतना करेंगे, लेकिन हमारे बीच में तमाम ऐसे भी NCOs हैं जिनकी पेंशन जो है 15,000 से भी कम है, 13,000, 14,000 ऐसे है। ऐसे लोगों के लिए एक तो 1,000 रुपये महीने कटवाना और उसमें फिर 20,000 रुपये, 30,000 रुपये एक साथ में जमा करना बड़ा मुश्किल काम लगता है। कई लोगों से जब बातचीत करते हैं, उनसे कहते हैं कि आपने ECHS कार्ड नहीं बनाया, अरे बोलते हैं कि 1,000 कम हो जाएगा, 30,000 हमारे पास है नहीं, अब 3 महीने की हम पेंशन जमा करके कार्ड बनवाएं तो हमारे पास इतनी हमारी हैसियत नहीं है। और वो लोग, कई बार ऐसा होता है गंभीर बीमारियों में फंस जाते हैं और तब जो है जब कहते हैं ECHS कार्ड बनाने के लिए, अब उसमें प्रोसेस में भी 2-3 महीने लग जाते हैं। तो वो कभी लोगों को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये DGR के 2 फैसले ऐसे हैं जिससे हमारे कई पूर्व सैनिकों को निराशा हाथ लगेगी।
लेकिन और डीजीआर जो हमारे यहाँ जनरल लखेरा साहब, इन्होंने जो उपरोक्त बाकी जो कदम उठाए हैं ये बहुत ही सराहनीय हैं, और इन पे सब पर अमल जब शुरू हो जाएगा तो एक अच्छा माहौल बनेगा असम राइफल्स पूर्व सैनिकों के लिए। तो इसी के साथ आज हम इस अंक को समाप्त करेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।